Hello and welcome to AR Academy. Today we are going to discuss a few more questions जो कि आपके सिलेबस में हैं और आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस और उसके मेंबर्स। एंड देखिए जो यूनाइटेड नेशंस का ये आपका सिलेबस में दिया गया है उसमें आपको डायरेक्टली लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स मेंबर्स और उसके जो ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं फिर से एक बार एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और इसके साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ये कंटेंट। इस कंटेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आपका पीडीएफ लिख दीजिए। आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और ये आज का इस जेकेपी कांस्टेबल सीरीज़ का तकरीबन ये 8वां लेक्चर होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, इससे पहले हमने सारे अवार्ड्स डिस्कस किए हैं, आज हम यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर में आसियान और जो सार्क हैं उनकी भी हम लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू हम ये करते हैं और ये जीएस फाउंडेशन कोर्स का भी आपको ये बेसिक एक लेक्चर है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड? यूनाइटेड नेशंस कब फाउंड किया गया? ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बुनियाद कब रखी गई थी, कब फाउंड किया गया था यूनाइटेड नेशंस? तो इसके ऑप्शंस आपको मिले हैं 1919, 1941, 1945 एंड 1948। आई होप यू मस्ट बी नोविंग दिस। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। 1945 में यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया था और ये 24 अक्टूबर हर साल यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को इफ़ेक्ट में आया था। ठीक है, 1945, तो ये आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन जब बना तो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था, दैट वाज व्हाट, लीग ऑफ नेशंस। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि लीग ऑफ नेशंस जो थी वो बनी थी पहले वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, 1914 में जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, 1918 तक वो रहा। 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनी थी, वो भी इसी लिहाज से बनी थी कि जो वॉर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, यानी कि पीस के लिए बनी थी कि पीस को प्रमोट किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं नेशंस में उनको कम करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनी थी। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है ना एक फेलियर ही रहा, क्योंकि इसके होने के बावजूद भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और 1939 में आपको पता है यहाँ से लेके 45 तक वर्ल्ड वार चलता है और फिर 45 में जब वर्ल्ड वार एंड होता है उसके बाद ये जो यूनाइटेड नेशंस का ये चार्टर रखा गया उसको साइन किया गया और उसके बाद ये 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस जो हैं ये बनती हैं। तो ये आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस को लेके थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स आपको बताने हैं कहाँ पे हैं। इसका आपको बस याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डेट इज़ न्यूयॉर्क। राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। इसके जो ऑफिसेज हैं जेनेवा में भी है, वियना में भी है और नायरोबी में भी हैं ऑफिसेज। लेकिन आप हेडक्वार्टर जब भी आप याद रखेंगे कि हेडक्वार्टर तो है, वो है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ठीक, न्यूयॉर्क यूएसए। Next question, which organ of the United Nations is primarily responsible for maintaining international peace and security? International peace और security को maintain करने के लिए कौन सा organ जो United Nations का है वो responsible है, ये आपको याद रखना है। इसके ऑप्शंस है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि आप देख ही रहे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल इसका राइट ऑप्शन रहेगा। दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी वुड बी इट्स राइट आंसर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो सिक्योरिटी काउंसिल है इट इज़ द मेन बॉडी जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करती हैं और इसमें इन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। कितने? 15। ये आपको याद रखना है, 15 मेंबर्स होते हैं इसमें और 15 में से जो 5 है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स आर परमानेंट
और बाकी जो 10 हैं वो टेम्परेरी मेंबर्स जिनको हम कहते हैं, वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं और रीजनल बेसिस पे उनको लिया जाता है। 5 परमानेंट आपको याद रखने और 10 हैं जो कि नॉन परमानेंट हैं, और ये रीजनल बेसिस पे 2-2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो अगर आप परमानेंट मेंबर्स की बात करेंगे तो कौन कौन सा परमानेंट मेंबर है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें आपका चाइना आता है, ये पूछा जा सकता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, दीज आर परमानेंट मेंबर्स, और इन्हीं के पास जो है वीटो पावर होता है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो 5 है ये परमानेंट हैं, बाकी जो है नॉन परमानेंट 10 होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं हर 2 साल बाद। तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास आपका वीटो भी होता है, वीटो पावर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सिक्योरिटी काउंसिल को लेके। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको याद रखना है कि एक तो ये इंटरनेशनल पीस मेंटेन करता है, दूसरा इसके पास इतने सारे मेंबर्स रहते हैं, 15 मेंबर्स इन ऑल, 5 आर परमानेंट, 10 आर नॉन परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट। यूनाइटेड नेशंस के आपको याद रखने कितने टोटल जो मेन इसके ऑर्गन्स हैं वो कितने हैं, वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, 6 इसके मेन ऑर्गन्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज़, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, पहले जनरल असेंबली आप याद रखेंगे, जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली जो है फर्स्ट। देन दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट, ठीक है, ICJ, इकोनॉमिक कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी। देन यू हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसॉक भी बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोसॉक इसको शॉर्ट में लिखते हैं। देन यू हैव ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, हैंड राइटिंग उतनी प्यारी नहीं होती है इस पर, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। देन यू हैव सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं उसमें जनरल असेंबली आती हैं, जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। दीज आर मेन 6 ऑर्गन्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका मेन ऑर्गन नहीं है। तो इसने पूछा भी था आपसे नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये इसकी एजेंसी एक है, इसको बोलते हैं हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, ठीक है, ये भी UN के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है यूनाइटेड नेशंस का, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपने देखे होंगे, ban Ki-moon, एंटोनियो गुटेरेस, देन कोफी अन्नन एंड यूथ हार्ट। राइट ऑप्शन इज ban Ki-moon, है ना, सॉरी एंटोनियो गुटेरेस, गए थे रॉन्ग आंसर पे। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं इसका राइट आंसर है, और इससे पहले थे ban Ki-moon। तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये 2017 से इसके जो हैं सेक्रेटरी जनरल जो हैं 2017 से इसके ये रहे हैं, अभी भी यही हैं, तो टिल डेट ये हैं 2017 से, लेकिन इन्होंने संभाला है ये पोजीशन। तो ये आपको याद रखना है। जो ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं ही एक्ट्स एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये भी आपको याद रखना है, ही एक्ट्स एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये होता है, ये आपको याद रखना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ये, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये था आपका करंट जो है सेक्रेटरी जनरल उससे रिलेटेड। नेक्स्ट,
विच यूएन ऑर्गन सर्व्स एज द फोरम फॉर ऑल मेंबर स्टेट्स टू डिस्कस इंटरनेशनल इश्यूज़। अब एक ऐसा भी यहाँ पे ऑर्गन है जहाँ पे सारे इंटरनेशनल जो इश्यूज़ होते हैं डिस्कस किए जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड स्टेट्स का जहाँ पे सारे जो इश्यूज़ हैं डिस्कस किए जाते हैं। इट एक्ट्स एज अ फोरम है जहाँ पे आके सारे जो इसके मेंबर्स हैं वो आके इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जनरल असेंबली। नाम से ही पता चलता है जनरल असेंबली, यानी कि सब आके यहाँ पे असेंबल हो जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जनरल असेंबली जो होता है सारे मेंबर स्टेट्स के लिए ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिस्कशंस होती है, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेशन होते हैं ग्लोबल इश्यूज़ की। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो ये 1994 से इनएक्टिव है। 1994 से इसने काम करना छोड़ दिया, यानी कि इनएक्टिव है ये। क्यों? क्योंकि ये इसका काम तब तक तमाम मतलब उसी टाइम तक रहा, उसके बाद इसका काम नहीं है। ये बनाया गया था एक्चुअली जो कि कॉलोनीज़ थी, जो कि पहले कॉलोनीज़ होती थी डिफरेंट, जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी इंडिया भी थी एक, तो वैसे ही कॉलोनी जो होती थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस गेन करनी थी उनको लुक आफ्टर करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल होता था। लेकिन पलाऊ 1994 में जो है लास्ट कॉलोनी थी जिनको इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसको इन्होंने बंद किया हुआ है, यानी कि ये कोई काम आजकल नहीं करता, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो उस पर हम आएंगे, उस पर भी एक क्वेश्चन जो है वो हमने रखा हुआ है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है कि सारे मेंबर जो हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ कहाँ पे डिस्कस करते हैं? जनरल असेंबली में। हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2024? कितने मेंबर स्टेट्स पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं 2024 में? तो यानी कि 2024 में यूएन के कितने मेंबर्स हैं ये आपको बोलना है। तो इसके जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। और लास्ट मेंबर 2011 में जिसकी एंट्री हुई थी यूएन में वो था साउथ सूडान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि लास्ट मेंबर जिसकी एंट्री हुई थी इसमें 2011 में वो था साउथ सूडान। ठीक, 2011 में इनका क्या था? साउथ सूडान। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड लास्ट मेंबर में भी ये भी कभी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, विच यूएन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? इकोनॉमिक और सोशल वर्क को कोऑर्डिनेट कौन करता है जो कि यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशंस का कौन सा ऑर्गन है जो कि कोऑर्डिनेट करता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क? इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क से रिलेटेड ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ किसका पार्ट है यूनाइटेड नेशंस में, कौन से ऑर्गन का पार्ट है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को किसके अंडर काम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये काम करते हैं इसी के अंडर, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो यूनिसेफ हो या यूनेस्को हो, ये सारे इसके अंडर काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, यूनिसेफ का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेक्रेटरीट के बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया, क्या छोड़ो इसको, अभी जब क्वेश्चन आएगा करेंगे। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, जुडिशियल ऑर्गन कौन सा होता है जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि यूनाइटेड नेशंस का है, यानी कि 6 ऑर्गन्स में से जो हमने किए डिस्कस, मैन 6 ऑर्गन्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं, उनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि जुडिशियल कामों से जुड़ा है, यानी कि जुडिशियल ऑर्गन है इसका? तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है दैट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो कि यूनाइटेड नेशंस का है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है? ये है हॉग नीदरलैंड्स में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसके आते हैं हॉग नीदरलैंड में। ठीक है, हॉग नीदरलैंड्स। और ये भी आपको याद रखना है कि इसमें टोटल कितने जजेस हैं? 15 जजेस हैं इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ जजेस भी पूछते हैं तो 15 जजेस हैं इसमें टोटल, जो कि 9 ईयर्स की टर्म पे होते हैं, यानी कि 9 साल की टर्म के लिए इनको चुना जाता है। और इसको चुनता कौन है ये भी आपको याद रखना है, जो है
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाँ ठीक है, 15 मेंबर्स जिसमें जिनकी 9 ईयर टर्म होती हैं। इसका हेडक्वार्टर है हॉग नीदरलैंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको चुनते हैं जो यूएन जनरल असेंबली होते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, वो इन जजेस को चुनती हैं, है ना। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो हैं वो मिलके चुनते हैं इन जजेस को, जिनका टर्म होता है 9 ईयर्स। ये टर्म है 9 ईयर्स, ठीक है। टर्म क्या होता है इनका 9 ईयर्स। और कितने जजेस होते हैं इन टोटल? 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आप को आई होप ये चीज़ याद रह गई हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनको कौन चुनता है, तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके चुनते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। द यूएन चार्टर वॉज साइंड इन विच सिटी? यूएन चार्टर जो है कौन सी सिटी में साइन किया गया था? मैंने आपको अभी बताया कि 1945 में यूएन बनता है, ठीक है। 1945 में यूएन बनता है। मैंने आपको बोला 24 अक्टूबर, जिस दिन हम यूएन डे मनाते हैं। लेकिन इससे पहले इसका चार्टर जो साइन होता है वो जून में होता है साइन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका चार्टर होता है साइन जून 1945 में, 1945 में। और ये साइन होता है कौन सी सिटी में? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो इसका जो चार्टर होता है वो साइन होते हैं जून 1945 में। और ये कहाँ पे साइन होता है? ये होता है साइन सैन फ्रांसिस्को में। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आप अगर याद रखेंगे तो बेटर है। 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को एक सिटी है, वहाँ पे ये चार्टर साइन होता है। और ये फिर इफ़ेक्ट में कब आता है? ये कि यहाँ पे डेट मैंने लिख के रखी है 24 अक्टूबर 1945, जिस दिन हम यूएन डे भी मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यूएन डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं जो कि याद रखें। न्यूयॉर्क में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। किसका? यूएन का। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, ठीक। तो आई होप यू विल बी नोटिंग दीज थिंग्स। विच बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ द पावर टू ऑथराइज मिलिट्री एक्शन? अब ये बताना है आपको कि कौन सी ऐसी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस में जो कि ऑथर कर सकती हैं, जिनको अथॉरिटी है ऑथराइज करने की, क्या? मिलिट्री एक्शन। यानी कि कोई भी मिलिट्री एक्शन अगर कोई देश करता है तो उसके लिए उनको ऑथराइजेशन कहाँ से लानी पड़ती है? यूएन से। और वो कौन सी बॉडी हैं जो कि ये करती हैं, जो कि ऑथराइज करती हैं ये मिलिट्री एक्शन? तो ये सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल कर सकता है और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? ऑथराइज करता है। कोई भी मिलिट्री एक्शन अगर होती है किसी भी देश के खिलाफ, कोई भी देश करता है तो पहले यहाँ जाके ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। तो ये आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड, हॉग नीदरलैंड में, ठीक है। हॉग ये जगह है जो कि नीदरलैंड में है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड क्या क्या है जो कि कोऑर्डिनेट करता है कौन सी? जो भी सोशल या इकोनॉमिक और सोशल वर्क्स होती हैं, जैसे यूनिसेफ जो करती हैं या यूनेस्को करती हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और जनरल असेंबली में तो आपको पता ही है सारे डिस्कशंस होते हैं विद रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस, यू नो। सारे मेंबर्स मिलके आके यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज डील्स विद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड हंगर रिलीफ? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी यूएन की बॉडी हैं जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को देखती हैं ओवरऑल इन द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो द हंगर रिलीफ। और किसी जगह पे अगर हंगर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आजकल है ना, हंगर की वजह से पैलेस्टाइन में लोग मर रहे हैं, तो वो कौन देखते हैं? वो देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि FAO है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी अंडर यूएन के अंडर ही काम करती हैं। ये एक एजेंसी है यूएन की जो कि ये देखता है क्या? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखता है और हंगर रिलीफ भी देखता है पूरी दुनिया में। UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखता है। तो ये भी आप याद रखेंगे किस देश में डेवलपमेंट किस लेवल पे चल रहा है, दे कीप द ट्रैक ऑफ दैट। और किसी की देश को अगर मदद की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट तौर पे, तो ये उनकी मदद भी करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको बताया एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इनकी। और IMF तो अलग है, IMF ये हम अलग पढ़ेंगे। IMF वैसे सिलेबस में नहीं है JKP के,
लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है दिस इज़ टोटली डिफरेंट, ये यूएन से रिलेटेड नहीं है। Which of these countries became a UN member most recently as of 2024? हाँ, अभी जो मोस्टली रिसेंटली यूएन का मेंबर बनी है कौन सी कंट्री है इनमें से। वैसे मैंने आपको ये बता दिया पहले ही एक क्वेश्चन में जब मैं डिस्कस कर रहा था। लेट्स चेक, क्या आपने पूरा अगर लेक्चर देखा है तो आप इसका ज़रूर आंसर करिए। आंसर मुझे करिए कमेंट्स में, कौन सा मेंबर है जो कि रिसेंट मेंबर है, जो कि जुड़ गया है किससे, यूएन से। लेट मी सी कि कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। बट यू हैव टू यू नो कीप दीज थिंग्स यू नो इन योर माइंड कि यूएन से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड यू विल आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। So thank you for today. This was the lecture. I am keeping these lectures short to make to keep you guys interested, क्योंकि ज़्यादा लंबे lectures होंगे तो फिर इंसान थोड़ा बोर सा होने लगता है। सो लंबे lectures वैसे आएंगे भी आगे, क्योंकि सिलेबस का जो लंबा पोर्शन है वो आगे है, लेकिन आप ध्यान में रखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और उसके साथ साथ ज़रूर ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए, ठीक है। और आने वाले जो पूरे सिलेबस को हम देखेंगे वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि अब शायद मैं 2 लेक्चर्स डेली अपलोड करूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले हम ये जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम दूसरा पोर्शन जो है या तो इंग्लिश या फिर हम रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे, होपफुली फ्रॉम द फ्राइडे आई गेस, यस फ्रॉम द फ्राइडे आई गेस। या तो इंग्लिश या फिर रीजनिंग, दोनों में से एक जो है हम डेफिनेटली टच करेंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर जो है प्रोबेबली हम 10-15 दिन बाद से स्टार्ट करेंगे। सो डू चेक आउट द वीडियोज़ जो इस चैनल पे और बाकी वीडियोज़ हैं जेकेपी कांस्टेबल को लेके, उनको भी चेक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, बाय।